मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इससे पहले आपने किया था कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। कैसे एक्सटेंशन करी जाती है, वो सारा हमने देख लिया था। अब जो मणिपुर क्राइसिस है, किन पैरामीटर्स पे ये इतने ज़्यादा वायलेंट टर्न आउट हो जाते हैं, क्यों यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया, इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हम बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चलेंगे। जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज पे अवेलेबल है, उन्हीं का यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। तो देखो, मणिपुर क्राइसिस 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाते हैं और इवन स्टार्टिंग में हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इधर ध्यान भी नहीं दिया उतना कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इतने लेवल पे वायलेंट हो सकते थे। सबसे पहले तो लोकेशन देखो। अब दिस इज द मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड बोल देते हैं इसको। आपने एक टर्म सुनी होगी, चिकन नेक कॉरिडोर, पर हम इस टर्म को नहीं यूज करते, काफी नेगेटिव सी साउंड करता है। इसकी जगह पे बेटर है आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर वर्ड यूज करो। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पे है? बिल्कुल ये जो थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे, विच इज टचिंग ऊपर की तरफ सिक्किम को और आगे नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स के साथ। अब जैसे मुर्गी होती है, उसकी गर्दन बिल्कुल पतली सी होती है और बॉडी काफी बड़ी साइज की होती है, तभी इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के जो मेन लैंड के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, वो कौन सा कॉरिडोर है? द आंसर इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा टफ है। और ऊपर इधर देखोगे अगर लोकेशन के हिसाब से, तो भूटान आ जाता है और इस तरफ तो नेपाल है। नेपाल का खैर यहाँ पे कोई टच नहीं है, पर सिक्किम के साथ यहाँ पे कुछ पासेस आते हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, और वो न्यूज में भी बने हुए थे। एक तो नक्कू नथु जालेप, ये आपने कर रखे हैं। कौन कौन से? एक आएगा नक्कू, और यहाँ पे है नथु, और दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है जालेप, और इसी के साथ एक और आया था विच वॉज चो ला। ला का मतलब यहाँ पे पास से ही लेना देना होता है। तो चाइना के साथ जब रिलेशंस की बात कर रहे थे, तब ये न्यूज में बने हुए थे नथु एंड चो ला। तो याद रखना, ये इंडिया को कनेक्ट करता है लॉन्ग विद द तिब्बत ऊपर की तरफ, और साइड में भूटान को भी इनडायरेक्टली टच कर देता है। अब हुआ क्या यहाँ पे? भूटान में एक एरिया है डोकलाम प्लेट्यू। अब ये जो डोकलाम प्लेट्यू है, अब प्लेटू ऐसे तो होगा नहीं कि आपने बॉर्डर डेजिग्नेट कर दिया और वो प्लेटू वहीं पे रुक जाएगा, ये तो आगे तक एक्सटेंड करता है। तो डोकलाम के ऊपर चाइना की काफी तगड़ी नजरें हैं। क्यों है नजरें? ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर बनाई जा सके। ऊपर से टेरेन इतना टफ है यहाँ पे, आप सामान भी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तभी तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया कि कोलकाता से हम डायरेक्टली म्यांमार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहां से फिर फर्दर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर लेंगे। क्यों? ताकि इंटरप्शन ना हो कभी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले एरिया से। बहुत टेरिन स्टफ, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये जो डोकलाम वाला रीजन है, चाइना बहुत टाइम से भूटान को बोलता आया है कि ये जो पासम लुंग और जाकर लुंग, जो कि आपको भूटान के बिल्कुल नॉर्थ वाले पार्ट पे मिलेंगे, इनको रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस कैसे कर लेते हैं? कि आप डोकलाम हमें दे दो और ये वाले एरियाज वापस ले लो। भूटान भी लाई कि इन एरियाज का मैंने करना भी क्या है, तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये एरिया फ्रेजाइल है, और डोकलाम प्लेटू की जिसके पास एक्सेस होती है, वो पूरी नजर रख सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। नाउ चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो स्टेट आएगी विच इज मणिपुर। अब मणिपुर की लोकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो किसके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है? म्यांमार के साथ। और म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री coup हो रखा है, तख्ता पलट हो रखा है। ठीक है, वहां पे और वायलेंट क्लैशेस आपको मिलेंगे। पर बात उससे भी आगे है, रिफ्यूजीज कहाँ से आएंगे? म्यांमार से आएंगे टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। और मणिपुर इतना फ्रेजाइल हो रखा है, तो यहाँ पे आप रिफ्यूजीज की माइग्रेशन बहुत ज्यादा देखोगे फ्रॉम म्यांमार टू मणिपुर वाला एरिया। और यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया है जिसको बोलते हैं मोरे। ठीक है, मोरे लोकेशन है विच इज एट बिल्कुल बॉर्डर वाला पॉइंट बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मणिपुर, द कैपिटल इज इम्फाल, दैट यू नो। अब मणिपुर की भी अगर लोकेशन को ध्यान से देखोगे, साइड में आपको बड़ी सारी पहाड़ियां दिख रही होंगी। ठीक है, मतलब जो इसका 90% एरिया है मणिपुर का, वो हिली रीजन्स में आता है। जबकि प्लेन एरिया देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे एक लेक भी है जिसका नाम है लोकतक लेक। लोकतक लेक में बड़े ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, ऐसे सर्कुलर बॉडीज, जहाँ पे ये देखो घर वगैरह भी बने हुए हैं। इनको बोलते हैं फुमड़ीज। अब ये जो फुमड़ीज होती हैं, फिशिंग के लिए बहुत अच्छी जोन बन जाती है। यहाँ पे बीच में फिशिंग भी करी जाती है, तो इकोनॉमी भी चलती रहती है। अब फुमड़ीज के बाद दोबारा से मणिपुर की लोकेशन पे आते हैं कि ये क्लैशेस कैसे हुए, क्या इनकी डिमांड है, विच यू नो दैट शेड्यूल्ड ट्राइब को लेके मेतिस ने डिमांड करी थी। तो वन बाय वन सारे बिल्कुल जीरो से इनको कवर करते हैं। तो ये जो एथनिक वायलेंस है मणिपुर के अंदर, ये कब इंक्रीज होता है? 2023 में। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इलीगल वेपन्स परचेज करने के लिए जो भी ट्राइब्स हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है जब भी कोई वायलेंस होता है? वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर। वल्नरेबल में भी कौन आ जाती है?
विमेन आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, ठीक है। जो युवा होता है उसको तो इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि इनको टैकल करने की हेल्प करी जाए, बट यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब मीती वर्सेस कुकी कॉन्फ्लिक्ट है। अब जो ट्राइबल पीपल हैं वो तो और भी हैं, नागा ट्राइब्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, पर ये जो मेनली कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करता है ये दो ट्राइब्स के बीच में है। वन इज मीती एंड सेकेंड वन इज कुकी। अब ब्रिटिशर्स की तो थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वो तो पहले से चलती आ रही है। आज के टाइम पे अब बात करें हुआ क्या, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ करते थे, पहले भी हुआ करते थे, पर उस टाइम पे इतने एडवांस्ड वेपन्स का कभी भी यूज नहीं करा गया। इस बार जब वेपन्स पकड़े गए तो ड्रोन के जरिए इन्होंने अटैक्स करे जो कुकीज वाले थे। देन आरपीजी रॉकेट्स का यूज करा, जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड रॉकेट्स होते हैं, 2023 और 24 का डेटा है। देन M416 राइफल्स जैसी चीजें यूज करी गई। मतलब ये जो ट्राइबल्स हैं इनके पास अपने ही एडवांस्ड वेपन्स आ चुके हैं, इतने एडवांस हैं जितने, मतलब अगर टोटल 10 वेपन्स मिल रहे हैं ना, तो 10 में से 2 वेपन ऐसे होंगे जो इतने एडवांस हैं हमारी आर्मी के पास आपको नहीं मिलेंगे। 10 में से अगर 4 वेपन आप उठाओगे तो ये ऐसे वेपन्स आपको दिखाई देंगे जो पुलिस से लूटे गए थे, जो भी पुलिस स्टेशन हैं उनके ऊपर अटैक्स करे गए और उनके वेपन्स को यहाँ पे लूट लिया गया। अब इतने बड़े बड़े वेपन्स आपके पास आ रहे हैं, एडवांस्ड वेपन आ रहे हैं, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो सैंडविच है दो बड़ी खतरनाक चीजों के बीच में। एक तरफ है गोल्डन क्रीसेंट और दूसरी तरफ आ जाता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रीसेंट में 3 कंट्रीज आती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। यहाँ पे आ जाएंगी म्यांमार जिसके साथ हमारा बॉर्डर डायरेक्टली लगा हुआ था, इधर थाईलैंड आ जाएगा, देन यहाँ पे वियतनाम आ जाएगा और लाओस आ जाएगा। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि इलीगल ड्रग्स की सप्लाई करती हैं, ब्लैक मनी यहाँ पे जनरेट होती हैं, उनको व्हाइट मनी में तो क्या ही कन्वर्ट करना, इन कहीं ना कहीं यहीं से सोर्सेस बनते हैं फंड्स के भी। एंड दूसरा ऊपर की तरफ चाइना तो बैठा ही हुआ है जो ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, तो फंड्स के तो मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं। अब नेक्स्ट चलो मणिपुर की लोकेशन को थोड़ा समझो। तो बाउल लाइक शेप आपको मिलेगी, बीच में ऐसे जैसे कटोरा होता है वैसी ही शेप मिलती है, साइड में जो दीवारें हैं वो हिली फॉर्म में आपको दिखाई देंगी एंड दिस इज द प्लेन एरिया। अब ये जो 2000 साल पहले की अगर बात करें तो ये जो प्लेन एरिया था यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, टाइम के साथ साथ वो एरिया सूखता गया और पहले जब सूखा तो उसको बोल दिया गया कांगला, जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है ड्राई एरिया का उसको कांगला बोल दिया गया, जो कि बिल्कुल इम्फाल के सेंटर में आपको मिलेगा। दिस एरिया इज अ प्लेन एरिया। अब पहले सारे लोग कहाँ पे थे? पहाड़ी एरिया में रह रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पानी हुआ करता था, पर जब ये पानी सूख जाता है तो लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दी टुवर्ड दिस प्लेन एरिया। आज के टाइम पे अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो 90% एरिया कैसा है? हिली एरिया है, पर यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो आपको लगभग 25 to 30% के आसपास मिलेगी। पर वहीं पे अगर प्लेन एरिया देखोगे तो एरिया के हिसाब से सिर्फ 10% है और पॉपुलेशन यहाँ पे आपको लगभग 50 to 60% के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, मतलब लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि प्लेन एरिया है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? इंडीड प्लेन एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में ये सारी चीजें टफ हो जाती हैं। अब माइग्रेशन जैसे हुई फ्रॉम हिली एरिया टू प्लेन एरिया, तो लोगों को भी बोल दिया गया हिल पीपल और वैली पीपल, जो हिल एरियाज में रह रहे थे या फिर प्लेन एरियाज में रह रहे थे। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स फॉर्म हुए मणिपुर के अंदर, पर मेजर कौन से निकल गया है? नंबर 1 इज मीती, जो कि इम्फाल रीजन में था और इनका जो रिलीजन है दैट इज अगेन वैष्णविज्म, सनातन धर्म में बिलीव करते थे। 51% डेमोग्राफी आपको मीती की यहाँ पे मिलेगी। पॉलिटिकली एक्टिव था, मेजोरिटी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? मीती से। सिंस प्लेन एरिया है, डेवलपमेंट ज्यादा होगी, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडीड ज्यादा होगी, तो सारे पैरामीटर्स आगे। अब जो डिमांड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डिमांडेड एसटी स्टेटस, मतलब एक्सक्लूसिव राइट मांग लिया कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का डेजिग्नेशन दिया जाए। अब जब भी किसी को शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर दिया जाएगा तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, आप हिली एरिया से प्लेन एरिया की तरफ माइग्रेशन शो कर सकते हो, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया होंगे वहां पे आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ही ऊपर डिपेंड होंगे, पर जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज एसटी स्टेटस के तहत मिल जाएंगी। नेक्स्ट कुकी ट्राइब, अब ये हिली रीजन में रहते हैं जो इम्फाल को सराउंड करे हुए हैं, 25% पॉपुलेशन इन्हीं की है। रिलीजन क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी अगर इनका रिलीजन है तो आपको पता है यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका रहा है एक टाइम पे, और इनके पास शेड्यूल ट्राइब का ऑलरेडी स्टेटस है। जैसे कि मैंने बोला नागा ट्राइब भी है यहाँ पे। अब जो नागा ट्राइब है इनके पास भी ऑलरेडी एसटी स्टेटस है, ये डिमांड करते हैं ग्रेटर नागालैंड,
जिसमें कुछ हिस्सा म्यांमार, कुछ आसपास का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एरिया है वो डिमांड हो जाता है। एंड 15% डेमोग्राफी इनकी रहेगी। अब जो कुकी ट्राइब है इनकी भी दो डिमांड्स है। पहले तो यूनियन टेरिटरी की कि अपना लेजिस्लेचर हमारे पास होना चाहिए, एंड दूसरा इनका भी एक कुकी लैंड इमेजिनरी एरिया है जिसको ये जेलन गैम भी बोलते हैं, ठीक है, कुकी लैंड या फिर जेलन गैम, मतलब अपना एक देश बनाना। तो मुझे बताओ कि जब आपने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 1 टू 4, उसमें आप पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 3 कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हो, एरिया इंक्रीज कर दिया, एरिया डिक्रीज कर दिया, पर क्या बाहर निकल सकते हो? तो आंसर इज नो, क्योंकि पार्ट 1 में आपके यही तो बोला है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। एक बार आप स्टेट बन चुके हो, आप कोई देश नहीं बना सकते वहां से। नेक्स्ट आ जाओ 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करने लगा। चूरचंदपुर जो कि मणिपुर के आपको बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में मिलेगा, यहाँ पे एक पीसफुल मार्च शुरू करा गया बाय मितीज, ताकि हम अपनी डिमांड सरकार के सामने रखें कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। पर कुकीज ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और ये शांत मार्च ना रह के बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं। नाउ मोरे रीजन अगर देखोगे तो दिस इज द क्रिटिकल सिटी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पार्ट पे है। पहले यहाँ कुकी एंड मितीज दोनों ही थे, अभी मितीज को यहाँ से निकाल दिया गया एंड कुकीज इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। एंड जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है 1947 से, देखो 1971 में आओ, 1947 से लेके 1971 पहले ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान थे, आपको पता है यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, यहाँ से माइग्रेशन हुई जा रही है इस तरफ को, अब यहाँ पे एट्रोसिटी क्रिएट हो रही है, तो ये भी कहाँ को फ्लरिश कर रहे हैं, फ्रॉम द टू द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, असम वाला एरिया और दूसरा मणिपुर वाला एरिया। 2008 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लेने की ट्राई करी, पर जिसमें ये देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बस एक स्टेप लिया कि बस हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, जैसे कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी बोल दिया गया कि पर मंथ हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। इसके अलावा प्रॉमिस ले लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप कभी फाइट नहीं करेंगे। मेतीस को बोल दिया गया कि आपको अपने एमिनेशन छोड़ने पड़ेंगे, हथियार साइड करने पड़ेंगे, पर कुकीज रख सकते थे। अब कुकीज वालों की एक और डिमांड रहती थी कि आर्मी तो हमेशा प्लेन एरियाज में डिप्लॉय करी गई है, कौन से हिली एरियाज में करी गई है, तो इनको बोल दिया था आर्मी कैंप्स रख सकते हो, पर यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया। बस ये लगा दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चन ना करे इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। अब देखो अभी के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तो हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रही कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर आपको पता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे काम करते हैं, जब तक सिग्नेचर नहीं हुए वो आगे नहीं चलेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हर्डल्स रहे फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब ब्यूरोक्रेट्स थोड़ी पॉलिटिकल लीडर्स की तरह बिल्कुल जनता के साथ जाएंगे, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उतनी ज्यादा एम्पैथी नहीं हो पाती जितनी की पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। बेशक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर जब डॉक्यूमेंट वाला काम बीच में अड़ता है तो उससे डिलेज होते हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि सेंटर ने स्टेट को फेल करने की ट्राई करी है, क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बिरेन वो भी मिथि ट्राइब से बिलोंग करते थे, और दूसरी चीज बीजेपी लेड पार्टी थी, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा। कई बार होता है ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हो कि सेंटर्स ट्राई करती हैं कि स्टेट को फेल कर दिया जाए। एंड इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय करा गया था। आपको पता है हमारे पूरे इंडिया में 3 तरह की कैटेगरीज आपको सीएपीएफ की मिल जाएंगी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, जिसमें बीएसएफ कहाँ पे मिलेगी, तो जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर है इस एरिया में आपको मिल जाएगी बीएसएफ। सेम जो बांग्लादेश वाला एरिया है यहाँ पे भी कौन सी मिलती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ। तो बहुत सारे बीएसएफ के जो पर्सोनल्स थे उनको मणिपुर वाले एरिया में डिप्लॉय करा गया, पर ये तब करा गया जब ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आप देखते हो नेपाल के साथ सशस्त्र सीमा बल आ जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इधर की तरफ देखोगे तो आसाम राइफल्स आ जाती हैं, चाइना के साथ ऊपर जितना भी बॉर्डर लगता है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं, ये तो आगे जो बॉर्डर को गार्ड कर रही हैं फोर्सेस। वैसे ही एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए एनएसजीज आ जाते हैं, ब्लैक कैट्स के नाम से भी आप जानते हो, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी फोर्सेज आ गई, और साथ में सीआरपीएफ जिनको यहाँ पे डिप्लॉय करा गया था, अगेन जो सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो इसके साथ AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत कुछ एरियाज को डिस्टर्ब एरिया डिजिग्नेट कर दिया जाता है, और वहां पे आर्मी को अलाउ कर दिया जाता है कि आप बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो जिनके ऊपर आपको डाउट हो।
शर्त ये है डाउट होना चाहिए। अगर उधर से वेपन्स का यूज़ होता है तो आप भी कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी मिसयूज़ हुआ है, आपने पढ़ा ही होगा सिंस 2023 ये चीज़ें चलती आ रही हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या-क्या लिए गए अब आर्टिकल 356 इम्पोजिशन कर दी जाती है फैब में प्रेसिडेंट रूल की, कि मतलब स्टेट अब वहाँ पे फेल हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म के अंडर काम नहीं कर रही है, तो सेंटर उनका काम उठाएँगे। तो उसी के तहत बहुत सारी डिप्लॉयमेंट करी गई आर्मी की, पैरामिलिट्री पर्सोनल्स की, सीएपीएफ की 62 ऊपर देख लिया आपने सारी डिस्टिंक्शन, यहाँ पे असम राइफल तो ऑलरेडी थे, उस प्लस बीएसएफ को भेजा गया था, तो आर्मी की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट करी गई। सर्वेलियांस करे गए विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स। दूसरा स्टेप रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करा गया। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जिंदा चला दिया गया था कुछ वल्नरेबल सेक्शन, मतलब जो औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। बॉडीज आपको पानी में तैरते हुए आगे चल के मिल रही थी, जोरहट वाले एरिया में आपने उनको रिट्रीव करा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, तो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कैंप्स यहाँ पे चलाया, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा सेंक्शन करा था, तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्व कर दिया ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तो अभी तक इमर्जिंग है, तभी तो प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करा गया है। खैर प्रेसिडेंट रूल जब एक्सटेंड करा गया तो उसमें यही बोला गया कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ रही है। मतलब बहुत सारी फैमिलीज डिस्प्लेस हुई इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, तो कुछ फैमिलीज वापस से अपने घरों की तरफ जा रही हैं, डिस्प्लेस हो गई थी अब वापस आ रही हैं। बहुत सारे इलीगल वेपन्स जो इनसे रिट्रीव हुए थे वो भी पकड़ लिए गए हैं। तो मतलब पॉजिटिव नोट पे ही लेके चलेंगे कि प्रेसिडेंट रूल की वजह से कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं। मतलब जहाँ पे हम परसेंटेज में अगर बोलें तो 10 to 20%, बाकी तो वैसे ही चल रहा है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट। पीस बिल्डिंग एंड डायलॉग मैकेनिज्म यहाँ पे कुकी मिति और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे मिले कॉन्वर्सेशन नेगोशिएशन के थ्रू मैटर को सॉल्व करने की ट्राई करी जा रही है। नाउ फंडिंग्स कहाँ से आ रही थी, क्वेश्चन मार्क यही उठा कि कुकीज के पास इतने ज्यादा वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर दे दिया, जो आपके गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल है दे माइट बी द आंसर, या फिर चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। देन मिति काफी ज्यादा लूट एंड टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है 2008 के बाद, सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं कुकीज के फेवर में जब चीजें प्रोवाइड करी थी, और कुकीज का जो इमेजिनरी लैंड है जेलेनगैम है या कुकी लैंड भी जिसको बोलते हैं। अब आते हैं गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं। तो नंबर 1 इज मिसट्रस्ट। सोचो एक ही ट्राइब का हमेशा से अगर पॉलिटिकल लीडर बनेगा तो दूसरी ट्राइब में तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। जैसे एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर करते हैं, देयर इज मार्च 23 रिबेलियन ग्रुप। अब वहां पे भी तुत्सी वर्सेस हुतू कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब जो हुतू कम्युनिटी के हैं वो बार बार लीडर बने जा रहे हैं। 2008 में उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम आपके भी राइट्स को आगे रखेंगे। अब बोल तो दिया, पर बाद में क्या हो जाता है, अस वर्सेस देम, हम और तुम। इस कंक्लूजन पे जब निकल के आते हैं तो वही से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आपको इमर्ज करते हुए दिखेंगे। अब ये M23 ग्रुप आपने अगर सुना हो तो डीआरसी और रवांडा रवांडा इनकी बैकिंग करता है। अभी के टाइम पे जो गोमा और बुकावू वाली सिटीज हैं उनको उन्होंने एनेक्स कर लिया हुआ है, काफी सारे मिनरल्स हैं वहां पे भी। तो वैसे यहाँ पे भी मिसट्रस्ट हुआ। पॉलिटिकल लीडर मेजोरिटी मेती ट्राइब से आते हैं। अब मेजोरिटी वर्ड यूज कर लिया मैंने, मतलब कुछ होंगे जो कुकीज से भी बिलोंग करते हैं, पर मेन एक्टिविटी किसकी मिल रही है, तो दैट इज फ्रॉम द मिती साइड। तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है कि आपने पहले बोला था कि हमारे राइट्स की भी बात करी जाएगी, पर अब आप जब लीडरशिप पोजीशन पे आ चुके हो तो हमारी बातों को नहीं आगे रखा जा रहा है। पुलिस के वेपन्स को लूटा गया, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताया। एंड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा इमर्ज कर गया था तो सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि यहाँ पे कुछ एक्शन लिया जाए, पर ये काफी टाइम तक इग्नोर रखा। अब इतना ज्यादा ये जब वायलेंस हुआ तब जाके इधर ध्यान गया। अभी मतलब एसटी स्टेटस वाली डिमांड पे तो नहीं है ध्यान, पर हाँ इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एंड कुकी कम्युनिटी की क्या क्या डिमांड्स हैं, तो एक तो बोलते हैं कि हमारी अपनी यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए अपने लेजिस्लेचर के साथ। उसके बाद मणिपुर में अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, फेब मंथ में कर दिया हुआ था, अभी अगस्त 13 से ये दोबारा से एक्सटेंड कर जाएगा। और ये वाला मैंने आर्टिकल आपको वैसे पहले भी करवा दिया हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ चुका है, यानी कि अब सेंटर देख रही है सारी चीजें। प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर ने रिपोर्ट दी एंड ऑल, वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये चलता है। और ये प्रेसिडेंट रूल के साथ है, सर्वोमय जजमेंट 1994 की थी, जिसके ऊपर भी मैं नहीं जा रही। हाँ,
फ्रेजाइल काम एंड प्रेसिडेंट डिवीजन। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट करके क्या क्या चीजें रिजॉल्व हुई मणिपुर के अंदर, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी कामनेस देखने को मिली है कि जो डिस्प्लेस्ड लोग थे वो दोबारा से वापस आ रहे हैं और इलीगल वेपन्स को सीज कर लिया गया है और रिटर्न हो रही हैं डिस्पर्स जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं। उसके साथ क्लैशिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशन, ये जो अस वर्सेस देम वाला पैरामीटर ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, जबकि हम देखते हैं कि इन्हीं की वजह से इश्यूज रिजॉल्व भी नहीं हो पाते। लिमिटेशन क्या रही फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, तो नंबर वन इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा काम होता है, जब तक परमिशन नहीं आती वो आगे काम नहीं कर सकते। पर पॉलिटिकल लीडर्स के केस में ये वाला सिनारियो नहीं देखने को मिलता, तो एम्पैथी हम ज्यादा देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से। एंड नेक्स्ट, सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी थी कि अफ्स्पा अगर इम्पोज करते रहेंगे बार बार, जैसे कुछ एरियाज आप सुनते हो मणिपुर के अंदर कि इम्फाल में, चुरचंदपुर में अफ्स्पा लगा दिया गया, तो उसका भी काफी मिसयूज हुआ, उससे कोई सिचुएशन टैकल डाउन नहीं हुई। अगेन मिसट्रस्ट डेवलप ज्यादा हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। और नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लीडर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अगेन इन इफ कंपेयर टू द ब्यूरोक्रेट्स, ये एज पर द राइटर। और सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो जो चैलेंजेस हमने पढ़े वही यहाँ पे वे फॉरवर्ड में आएंगे। और इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना अब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। आप अपने मेजर्स भी बता सकते हो कि क्या एसटी डिमांड जो मेती ट्राइबल ग्रुप ने करी थी, क्या वो सही थी? सिंस मेती ट्राइब कहाँ पे रह रही है, प्लेन एरियाज में रह रही है, तो प्लेन एरियाज में जब रह रहे हैं तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रही है, तो एसटी स्टेटस होना चाहिए था, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं वो हम भी यूज करें, वहां पे सिर्फ उन्हीं ट्राइबल्स का राइट ना हो। और अगेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिनरल्स की खदानें होती हैं, कौन सा मिनरल कब निकल जाए यू नेवर नो। तो गवर्नमेंट भी मे बी इसी वजह से चाहती है कि उस एरिया में इंटरप्शंस हो,